तो आ जाओ भाई, सारे ने प्यार भाई राम राम। और आज अपना है नेक्स्ट पार्ट अपना आ गया राजस्थान के भौतिक प्रदेश रो भौतिक बाजू अपना नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट अपना कहीं पढ़ना आज आज अपन पढ़ना है राजस्थान में अर्ध शुष्क प्रदेश। आ जाओ भाई सर, इस और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान बांगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं राजस्थान का? बांगर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? जिले ऐसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, डीडवाना कुचामण है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है और जालौर है। अब देखो आपको याद कैसे रखना है। याद आपको ये मानचित्र थोड़ा सा याद होना चाहिए। मानचित्र समझो तो आपने ये समाचित्र बनाया, आधा आपने राजस्थान का मानचित्र बनाया। तो यहाँ पर इस वाले एरिया को छोड़ दो, ये वाला जो एरिया इसको छोड़ दो। बाकी जो इधर का जो बेल्ट आ रहा है ये इधर वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। इसमें कौन कौन सा ऊपर ऊपर आएगा? गंगानगर, इधर आ गया हनुमानगढ़, नीचे आ गया डीडवाना कुचामण, उसके नीचे आ गया नागौर, फिर आ गया जोधपुर, फिर पाली और इधर आ गया जालौर। ठीक है सर। अब से हमें वर्षा कौन कौन सी होती है? वर्षा होती है यहाँ पर 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर अपने 50 सेंटीमीटर कम वर्षा दिखाती है जो अपने राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटती है। और ये अपनी कौन सी आएगी? ये 25 सेंटीमीटर वर्षा देगा जो राजस्थान में मध्यस्थली भाग को दो भागों में बांट दी, जिसमें पश्चिमी शुष्क मध्यस्थली प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मध्यस्थली प्रदेश। जितना ज्यादा मैप से याद रखोगे ना उतने ज्यादा आपको अच्छा याद होगा। ठीक है सर। अब इसमें भी पार्ट है। कैसे कैसे पार्ट है? जैसे एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट ये हो गया, ठीक है, थर्ड पार्ट ये हो गया और फोर्थ पार्ट ये नीचे वाला हो गया। 3 नंबर और 4 नंबर। आज पहले देखते कौन सा है। पहले अपने गगर का मैदान। कौन सा है? गगर का मैदान। इसमें कौन कौन जिला? सर गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया। आप सभी को पता है कि भाई गगर नदी यहाँ से आती है। अपने शिवालिक की पहाड़ियां दिल्ली से आती है, यहाँ पर हमने हनुमानगढ़ में एंट्री कर दी है और गंगानगर तक बहती है। उसके बाद आगे पंजाब में फोर्ट अब्बास तक जाती है। ठीक है सर। गंगानगर हनुमानगढ़ है और नदियों द्वारा लाई गई यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि पुराने द्वारा जब पुराने समय में नदियां जब यहाँ पे बहती थी तब ये मिट्टियां लाई गई है, जो कि अभी बांगर बन चुकी है। एक होती है खादर और एक होती है बांगर। अब सर हमें इनमें भी कंफ्यूजन है कि खादर कौन सी है और बांगर कौन सी है, मतलब उपजाऊ कौन सी है और अनुपजाऊ कौन सी है। अभी बता देते हैं। सिंपल सी ट्रिक है। खादर में क्या शब्द आ रहा है? खा। खा खा मतलब खाना, खाओ, खाना। अब ये खाना है, खाने में मतलब अपने को मान लिया गेहूं। गेहूं खाते हैं हम। गेहूं कहां पर होगा? आप खादर में उगाओगे गेहूं को, या मतलब उपजाऊ में गेहूं को उगाओगे, या गेहूं को उगाओगे या अनुपजाऊ में? आप उगाओगे सर उपजाऊ भूमि में गेहूं हम उगाएंगे। तो ठीक है सर, आपको याद हो गया कि खाने से हम क्या याद रखना है? खादर। खाएंगे कहां पे? जब मिट्टी उपजाऊ होगी। तो ये दोस्तों खादर अपने को याद हो गया। बचा कौन सा? बांगर। तो अपने को बिना याद किए बांगर भी याद हो गया। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, आगे क्या है? गग्गर के पार्ट को हनुमानगढ़ में नाड़ी कहते हैं। गग्गर का पार्ट कौन सा है? गग्गर की नदी के आसपास के क्षेत्र, वहां को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाड़ी कहते हैं। अब अपन घर ने देखा कि छोटी मोटी जगह नाली बहती हुई नहीं, घर को पानी निकल के नाली व्यवस्था है, मैंने आप नाली कहा। लेकिन हनुमानगढ़ में गग्गर नदी का पार्ट है नहीं, मैंने कहा नाली के नाम से जाने। ठीक है सर, अब आगे जो अब वो तो क्या अपने गग्गर नदी का क्षेत्र, गग्गर का मैदान। अब अपने सेकंड नंबर क्या पढ़ना है? शेखावाटी का क्षेत्र। शेखावाटी का क्षेत्र। अब आप सबने पता है कि शेखावाटी नाम लेते किस से? 3 जिला है, चूरू, सीकर और झुंझुनू। शेखावाटी नाम लेते हैं 3 जिला से। ठीक है सर, 3 जिला दे दिया, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इनमें क्या पढ़ना पड़ा कि इनमें चूने की परतें पाई जाती है। चूने की परतें पाई जाती है जिसके ऊपर जल बहता है, मतलब जल इसमें जमीन के नीचे नहीं जाता, जमीन के नीचे चूने की परतें पाई जाती है, उनके ऊपर जल बहता रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? चल इसे आंतरिक जल प्रवाहित क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब जल अंदर ही अंदर बहता रहता है, बाहर नहीं निकलता।
इसलिए इसे आंतरिक पर्वत क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका कारण क्या है, यहाँ पर चूने की परतें पाई जाती है। ठीक है सर। यहाँ अनुपजाऊ मिट्टी बांगर कहलाती है। ये लो सर आ गया, अभी हमने पढ़ा था, ये अनुपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर। कहां पर, शेखावाटी में अनुपजाऊ मिट्टी बांगर कहलाती है। ठीक है सर। इसलिए शेखावाटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश भी कहते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, कि भाई मिट्टी पुरानी है, क्या कहेंगे, बांगर। जहां पर बांगर होगा उसी को क्या कह देंगे हम, बांगर प्रदेश कह देंगे। ये लो सर बात ही खत्म हो गई। ठीक है, आगे चलो। शेखावाटी में घास के मैदान या पशु चारागाह को बीड़ कहते हैं। क्या बात है यार, क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। अब इसको कैसे याद करें, सर घास के मैदान है, पशु चारागाह है, पशु है। ठीक है सर। अब घास के मैदान से याद रखना है, घास में भी दो शब्द आ रहे हैं, घास नंबर, घा का घास एक नंबर और स का दो, और पशु में भी क्या आ रहा है, दो ही शब्द आ रहे हैं, एक का प दूसरे का शु। तो इन्हीं के मैदान को क्या कहेंगे हम, बीड़। बीड़ में भी कितने शब्द आ रहे हैं, दो, बी और ड। ऐसे याद रखो, बराबर शब्दों को याद रखोगे ना तो आपका ऑप्शन कभी गलत होगा ही नहीं। क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि शेखावाटी में घास के मैदान है, घास के मैदान या पशु चारागाह, अपने दोनों में से कोई भी एक है कि हाँ अपने दो ही शब्द है, तो अपने दो शब्द वाला ही उत्तर होगा। क्या करना है, अपने सीधे सीधे क्या करना है, बीड़ करना है। ठीक है सर। शेखावाटी में घास के मैदान या पशु चारागाह को बीड़ कहते हैं। ओके सर, याद हो गया। आगे चलो। अब यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, प्रमुख नदी देख लेते हैं। कांतली। सर शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कांतली नदी है। ठीक है सर, आगे चलो। तथा कांतली का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। ये भी याद करने वाली बात है, क्या, ये भी कांतली है, कांतली का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी। अब इसको कैसे याद करना है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या आ रहा है, कांतली में सर त आ रहा है, तो त से इसको याद रखो, तोरावाटी। कांतली तोरावाटी, कांतली तोरावाटी, कांतली तोरावाटी, कांतली तोरावाटी। सीधा इससे सबसे याद रखो, कांतली से क्या हो गया, तोरावाटी कहलाता है। तथा यहाँ की पहाड़ियां, यहाँ पे जो पहाड़ियां बाजी थे उससे कहते हैं तोरावाटी की पहाड़ियां कहते हैं। ये लो सर, ये भी याद हो गया कि सर जहां पर ये कांतली नदी बहती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सर तोरावाटी का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब वहां पर जो पहाड़ियां पाई जाती है उनको सर क्या कहते हैं, सर तोरावाटी की पहाड़ियां कहते हैं। नाम एक ही है, तोरावाटी। कभी इसको कहते हैं तोरावाटी, कांतली के प्रवाह क्षेत्र कहते हैं तोरावाटी, और कभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं, तोरावाटी की पहाड़ियां, क्योंकि तोरावाटी क्षेत्र है। ठीक है सर, आगे चलो। आगे क्या है कि वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं जोड़ कहलाते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनी बार छप चुका प्रश्न के निम्न में से कहां पर वर्षा जल के संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं जोड़ कहलाते हैं। आप सीधा उत्तर क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, कहां पर मिलते हैं, जोहड़। जोहड़, वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं, जोहड़। कहां पर बनाए जाते हैं, सर शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में बनाया जाता है। अब मेरी एक बात याद रखना, जोहड़ में जोहड़ देखो कैसे लिखा हुआ है, जोहड़, जोहड़ में ओ की मात्रा आ रही है। ठीक है। अब ओ की मात्रा के लिए हम कैसे लिखेंगे, सर जो में यहां से अपने को ऊपर चलना पड़ेगा, यहां से अपने को ऊपर चलना है। वैसे अपना मैप याद रखो कि ये बना दिया अपने, ये बना दिया अपने मैप। अब यहां पर एक तो है खड़ीन, खड़ीन कहां पर है, सर जैसलमेर में। ठीक है सर, एक खड़ीन है अपने खड़ीन में भी याद करना है कि खड़ीन। अब बैठो आदमी है, कोई बैठो आदमी उसी खड़ो, वो कर दसी ऊंचो दसी, लेकिन अपन ऊंचो कौन जा, अपन मेरे नीचे बैठाना है, खड़ीन ने नीचे बैठाना है, तो बैठ ना कड़ बैठ सी वो बैठ गया अपन जैसलमेर में। अब आज जोहड़ है, जोहड़ शब्द में कहीं और ही मात्रा है, और ही मात्रा ना अपन ऊपर जाना है, ऊपर कर दसी है कि सर जो ये आ पहुंचे अड़ कहीं है, अड़ अपना शेखावाटी का क्षेत्र है, शेखावाटी। आज सर अपन शब्द से याद करना है, शब्द से ही याद करना है आपको, शब्द से याद किया आपको कभी गलत नहीं होगा। शब्द से याद किया कि क्या, कि जोहड़ कहां पर है, सर शेखावाटी में। आपने बताया था जोहड़ में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा को अपने मैप में ऊपर ले जाना है, मैप में ऊपर लेके गए, क्या बनना आपको, शेखावाटी का क्षेत्र। तो ये लो सर अपने जोहड़ भी याद हो गया। क्या था कि वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं ही जोहड़ कहलाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो आज भी आगे अब अपन क्या पढ़ना है, दो चीजें आप पढ़ ली किसी कि एक तो गगन को मैदान पढ़ लिया अपन, दूसरा पढ़ लिया शेखावाटी का क्षेत्र। अब 3 नंबर का ऐसा पढ़ना है
नागौरी उच्च भूमि। आ जाओ भाई, नागौरी उच्च भूमि में कहीं है शेखावाटी और लुम्बिनी बेसिन के मध्य स्थित उच्च भूभाग है। सर किया सर आ देखो अपने आ पट्टिया पर बनी, इनमें अब 4 भाग करिया, ऊपर गगर को मैदान के बीच में शेखावाटी के बीच में कहीं है नागौरी उच्च भूभाग, नीचे आ गया लुम्बिनी बेसिन, लुम्बिनी जवाई बेसिन। अब ओ गयो शेखावाटी, ओ हो गयो लुम्बिनी, ठीक है। इस बीच में जगह उच्च आदि बीचली भूमि नहीं आप थोड़ी उठोड़ी है, इन्हें पकड़ेंगे कैसा नागौरी उच्च भूमि। लुम्बिनी बेसिन के मध्य स्थित उच्च भूभाग है, उच्च भूभाग है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी झीलें पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नागौरी उच्च भूमि में सर्वाधिक खारे पानी झीलें पाई जाती है। जैसे कौन सी चीजें सर, सांबर है, डीडवाना कुचामण है, और भी बहुत सी छोटी मोटी झीलें जो इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है सर। जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अब सर फ्लोराइड रोग, फ्लोराइड क्या होता है? तो जल में जब नमक की मात्रा अधिक घुल जाती है, लवण अधिक घुल जाता है, तो उसे क्या कहता है? फ्लोराइड कहता है। जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। नाम से याद रखो कि जल में क्या घुल रहा है? फ्लोराइड। जल में क्या है उपस्थित, क्या है सर? फ्लोराइड उपस्थित है। तो फ्लोराइड से रोग बना दो, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, ठीक है सर। फ्लोराइड से क्या बन गया? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे दांत पीले हो जाते हैं। ये तो दांत अपने पीले हो जाते हैं, पीठ झुक जाती है, उसके बाद कुबड़ निकल आती है, और बहुत से अनेक जो बाकी जो दृश्य वो देखने को मिलते हैं। कुबड़ निकल आती है, दांत पीले हो जाता है, पीठ झुक जाती है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। अब कुबड़ निकल के बाद आदमी झुक जावे बिना कहेंगे और पूरी एक बेल्ट बन गई अठों अपने नागौर से लेकर अजमेर दी, अब पूरी बेल्ट बन गई। ये बेल्ट ना पकाएंगे सर कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। नागौर से अजमेर तक फैलिए, कहां तक फैलिए? यहाँ पे नागौर है, नागौर आ गया, अड़ा में फैलिए अजमेर। नागौर से कहां तक फैलिए? अजमेर तक फैलिए, ठीक है सर। इसे बांका पट्टी भी कहते हैं, हॉर्स बेल्ट भी कहते हैं। अब देखो अपने कोई आदमी है झुकड़ चले नहीं, मैंने कहेंगे अरे भाई तू बांको उड़ेगी, मारो बोल चलना भाई बात क्यों सेम भाई से रखनी है कि बांकी पट्टी कहेंगे आप हॉच कुबड़ पट्टी ना कहेंगे, बांकी पट्टी भी कहेंगे, और कहेंगे हॉच बेल्ट। एक नाम का याद रखना आपने, हॉच बेल्ट, ठीक है सर। आगे चलो अपन हो गया नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद अपने का ध्यान रखना गोडवाड़ प्रदेश या लुम्बिनी बेसिन प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, अब आई बात करेंगे गोडवाड़ प्रदेश, इसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश, इसे लुम्बिनी बेसिन भी कहते हैं। याद रखना गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश नीचे लुम्बिनी की तरफ आएगा, ठीक है। क्षेत्र बहुत ज्यादा है सर, एक तो पाली आ गया, एक भिलाड़ा जोधपुर आ गया, एक जालोर जिले में इसका विस्तार है। लुम्बिनी व इसकी साइड की तरफ बढ़ाया गया ये क्षेत्र है, अथवा ये जवाई बेसिन भी कहता है। ये लो सर, लुम्बिनी जो नदी है जी, उसके साथ साथ एक नदी इसकी जवाई नदी भी है, जिस कारण इसके कहते हैं जवाई बेसिन भी कहते हैं। ये लो सर गोडवाड़ प्रदेश 2 लड़का का था, अपना कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या है? 56 की पहाड़ियां, ये कहां पर है सर? अपने मोकल सर बालोतरा से सिवाना तक, ये यहाँ पर पड़ती है। बालोतरा यहाँ पर है और यहाँ पर सिवाना, कहां पर? मोकलसर गांव बालोतरा से सिवाना तक 11 किलोमीटर, याद रखना। 56 की पहाड़ियां हैं, फैली कितने किलोमीटर में? 11 किलोमीटर में। 56 पहाड़ियों का समूह है, 56 पहाड़ियों क्या है? समूह है। इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने यहाँ मरुस्थल में क्या पाया जाता है? जो पहाड़ियां उनमें क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। हाँ, जबकि पूरी अरावली श्रृंखला है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मेनली क्या इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा जैन धर्म पार्श्वनाथ मंदिर, जिसे नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं। अब ये कैसे याद रखना सर? नाकोड़ा भैरव पर नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में, जो कि क्या है? जैन धर्म पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर है, जिसे नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं। अब चलिए नाकोड़ा पर्वत कैसे याद रखें? अब देखो मैंने पहले आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या मिलता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? बहुत ज्यादा महंगा, सबसे महंगा पत्थर होता है, ठीक है सर। इस महंगे पत्थर का क्या करना है? एकदम कोड़ी के भाव करना है, एकदम सस्ता, जिसकी कोई कीमत ना हो। इसको क्या कर दिया? कोड़ी के भाव। तो कोड़ी के भाव का क्या होगा? जो सबसे महंगा होगा। सबसे महंगा क्या है? ग्रेनाइट है सबसे महंगा। तो ग्रेनाइट को क्या कर दिया? कोड़ी के भाव का। कोड़ी, कोड़ी से क्या बन गया? कोड़ा। कोड़े से क्या बन गया अपना? नाकोड़ा भैरव पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत बन गया।
अब अपने क्या पता चला कि ये कहां पर है, कि भाई जहां पर ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं वहां पर क्या है, नाकोड़ा पर्वत। अब ये ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहां पर है, हम पहले पीछे पढ़ के आए, क्या क्या पढ़ा हमने कि मोकलसर गांव है और सिवाना तक 11 किलोमीटर लंबी छप्पर पहाड़ियों का समूह है, जिसे क्या कहते हैं, समूह कहा जाता है। ये ग्रेनाइट से बनी है। इसमें नाकोड़ा पर्वत है जो जिसमें जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, नाकोड़ा भैरव मंदिर भी कहता है। ठीक है सर। उसके बाद पीपलूद बालोतरा में हल्देश्वर महादेव मंदिर यही स्थित है। कहां पर है सर, पीपलूद बालोतरा में, इन्हीं 56 पहाड़ियों के समूह में है। कहां पर है, इन्हीं 56 पहाड़ियों के समूह में एक मंदिर कौन सा है, पीपलूद बालोतरा में हल्देश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर देखो 2 मंदिर है, एक तो जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर और दूसरा अपने हल्देश्वर महादेव मंदिर। ठीक है सर। पीपलूद को रेगिस्तान का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आ रही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, रट लेना बोल इसको, रट तो क्या देंगे अभी याद कराएंगे आपको। पीपलूद को रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं, याद रखना। पीपलूद कहां पर पड़ता है अपने, बालोतरा। बालोतरा कहां पर पड़ता है मैप में अपने, बालोतरा मैप बना लो, ये रहा, ये पड़ता है बालोतरा, मतलब ये अपने अरावली और ये पूरा अपना रेगिस्तान, रेगिस्तान पड़ गया, ये बालोतरा। अब यहां पर जो ऊंचा स्थान होगा, मतलब पीपलूद महादेव मंदिर कोई पहाड़ी है, क्या है, एक पहाड़ी, पहाड़ी पर ऊंचा स्थान है, तो इसमें क्या कहेंगे, पीपलूद को रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई राजस्थान का लघु माउंट आबू कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, पीपलूद पीपलूद बालोतरा, पीपलूद बालोतरा। और आपको कोई पूछ ले कि भाई रेगिस्तान का माउंट आबू किसे कहते हैं, भाई राजस्थान का माउंट आबू है, ठीक है, रेगिस्तान का माउंट आबू पूछे तो पीपलूद बताना आपको, सीधे सीधे क्या बताना है, पीपलूद। और कोई पूछ लेता है कि भाई राजस्थान का लघु माउंट आबू कौन सा है, तो भी आपको क्या बताना है, पीपलूद। ठीक है सर, ये भी हो गया। आगे चलो, सेंदड़ा ब्यावर में सर्पाकार पहाड़ियां मौजूद है। सर इसको कैसे याद करें, सेंदड़ा ब्यावर में सर्पाकार पहाड़ियां मौजूद है। सेंदड़ा, पहले देखो सेंदड़ा है कहां पर, सर ये बना दिया हमने राजस्थान का मानचित्र, ये बीच में आ गया अजमेर। अजमेर से अभी अलग हुआ है, कौन सा जिला सर, ब्यावर अलग हुआ है, तो ब्यावर को यहाँ पर बना दो। ब्यावर कहां पर बना सर, बीचों बीच बन गया, अजमेर के पास पास, मतलब बीचों बीच ही लगभग लगभग। अब ये क्या कह रहा है, सेंदड़ा ब्यावर में सर्पाकार पहाड़ियां है। अब मेरी बात बताओ, आपने कभी सांप को देखा है, सांप जब कुंडली मारता है तो वो कहां मारता है, मतलब सांप, ये सांप है, ये कुंडली ऐसे मारेगा, ऐसे ऐसे, ये भेड़ा होता है तो कहां पे जाएगा, केंद्र में जाएगा। और अपने को कहां पर चलना, राजस्थान के केंद्र में। सर्पाकार पहाड़ियां हैं, हमको सर्पाकार से सांप याद रखना है। सर्पाकार से कैसे याद रखना है, सांप याद रखना है। सांप कुंडली कैसे मारेगा सर, केंद्र में मारेगा, अपने अपने केंद्र में बढ़ के बैठ जाएगा, पूंछ को अपने केंद्र में रख लेगा और यहां पर लगाएगा अपना फन, यहां पर लगाएगा अपना फन, एकदम केंद्र बढ़ के बैठ जाएगा। राजस्थान के केंद्र में क्या है सर, अजमेर है, अजमेर में क्या, ब्यावर है। तो सर सर्पाकार पहाड़ियां कहां पर हुई, सर्पाकार पहाड़ियां कहां पर हुई, सेंदड़ा ब्यावर में। ये लो सर, अब कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं कि सर सेंदड़ा ब्यावर में सर्पाकार पहाड़ियां मौजूद है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए तो सीधे सीधा उत्तर क्या होगा सर, ब्यावर में सेंदड़ा की सर्पाकार पहाड़ियां मौजूद है, और कहीं नहीं करना। आपको शब्द याद रखना, सिर्फ और सिर्फ शब्द। शब्द क्या है सर, सर्पाकार शब्द है। सर्पाकार मतलब सर्पाकार से याद रखो, सर्प, सर्प, सांप अपने कुंडली कैसे मारेगा, एकदम केंद्र में। केंद्र में क्या है सर, ब्यावर। तो सेंदड़ा ब्यावर में सर्पाकार पहाड़ियां कहां पर हुई, सेंदड़ा ब्यावर में। तो ठीक है, आ जाते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। तो आज अभी आगे अब अपन चौथा नंबर क्या पढ़ना है कि मालानी क्षेत्र, मालानी आग्नेय शिला समूह। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिवाना बालोतरा व जालौर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानें इस क्षेत्र का निर्माण करती है। अब देखो सर, कौन कौन से क्षेत्र है, सिवाना बालोतरा आ गया, तो बालोतरा और जालौर। यहां पर आ गया अपने सिवाना, यहां पर आ गया बालोतरा, सिवाना बालोतरा में, और इधर आ गया जालौर। गिरने ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का क्षेत्र, चट्टानें इस क्षेत्र का निर्माण करती है, मालानी आग्नेय शिला का। अब आग्नेय शिला क्या होती है सर, वही शिलाएं जो ज्वालामुखी से प्रथम प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर आकर जम जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक शैल या आग्नेय शैल, प्राथमिक शैल या आग्नेय शैल भी कहते हैं। ठीक है सर, इसके बाद ये पहाड़ियां भूमध्य सागर या इंसुल वर्ग है,
घूमता का गया इंसलबर्ग है। अब इंसलबर्ग क्या है कि सर ये पूरा रेत ही रेत है, पूरा रेत का मैदान है, यहाँ पर पूरा रेत का मैदान, आगे पीछे पूरा। यहाँ पर कोई एक चट्टान ऐसे खड़ी है, ये जो चट्टान है ना ये इंसलबर्ग है। ये चट्टान क्या है? इंसलबर्ग। मतलब पूरे रेत के मैदान में रेत हवा द्वारा काट काट कर पूरे मैदान को समतल कर दिया गया, लेकिन ये एक चट्टान रह गई। इस चट्टान क्या कहेंगे हम? इंसलबर्ग। ठीक है सर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है सर, आबू का जो पर्वत है ये भी एक इंसलबर्ग का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बैठते बहुत पहले बताया था कि अरावली अपने जो सीधी क्षेत्र है वो अरावली के पश्चिम में आता है, मतलब रेगिस्तानी पश्चिमी मरुस्थल में आता है, लेकिन रेगिस्तान नहीं है, इसलिए वो क्या है? एक इंसलबर्ग है। ठीक है। इन्हीं शहरों के आधार पर जालौर और सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। किनके आधार पर? इन्हीं आग्नेय शैलों के आधार पर, क्योंकि आग्नेय शैल में क्या होता है? आग्नेय शैल के ठंडा होने से क्या बनती है? ग्रेनाइट। ठीक है, आगे आ जाओ। ये तो अपना हो गया कंप्लीट। अब आगे अपने क्या पढ़ना है सर? बालू का स्तूप पढ़ना है। रेगिस्तान है, बालू का स्तूप। अब बालू का स्तूप ये आपको बताने की जरूरत है नहीं कि बालू के स्तूप को क्या कहते हैं, कि रेत के दोहरे कहते हैं, ढेरे कहते हैं, धूड़रा ढेरा कहते हैं, और क्या कहते हैं? दरियान कहते हैं। ये आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप खुद पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले हो। ठीक है सर। बालू का स्तूप के प्रकार थे सीधा। कौन सा प्रकार है? पवन की गति के अनुसार। पवन की मतलब पवन की गति कैसे हो रही है उसके अनुसार बताता है आपको। पहला कौन सा है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती। अनुदैर्ध्य यानी कि एकदम सीधा। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, हवा के समांतर। मतलब हवा अगर ऐसे चल रही है ना तो इनके समांतर ऐसे से बालू का स्तूप बन जाएंगे। इनके समांतर ऐसे से बालू का स्तूप बन जाएंगे। अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पवनों के समांतर बनते हैं, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। अब देखो एकदम रेखा के समान बन रहा है ये, इन्हें क्या कहते हैं? रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ठीक है। ये द्वसती नदी घाटी में भी मिलता है। अब द्वसती नदी कौन सी है सर? गंगा नदी को भी द्वसती नदी कहते हैं। गंगा नदी द्वसती नदी है। ठीक है। सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं सर? जैसलमेर में मिलते हैं और बाड़मेर में मिलते हैं। सीधी सीधी बात है भाई। अपन एक रेखा में जाना है, एक रेखा में अपन जाना पवनों के समांतर में, तो ये देखो इन थोड़ा सा हटा अपन जैसलमेर अड़ पड़ जाए, ओपड़ी जैसलमेर अड़ आ गयो बाढ़ में। अड़ देखो अड़ अपन सीधी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन खींच। क्यों? ये अड़ अपन किस दौरा मिल रही है? अपने पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है अपने को? जैसलमेर और बाड़मेर। मतलब दोनों आसपास हैं, एक भी सड़क जा सकती है, और सड़क के किनारे क्या रेखीय बालू का स्तूप हो गया अपने। अब चलते हैं अपन आगे। अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप हो गया। आगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ क्या है? अब एक मेरी बात सुनो। अनुप्रस्थ काठ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण पर बनता है। कहां पर बनता है? पवनों की दिशा के समकोण पर। मतलब मान लो कि ऐसे पवन चल रही है, इसके समकोण पर बढ़ गया, यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब एक आपको पता है कि काठ, काठ हो गया कहते हैं अपना लकड़ी, काठ हो गया कहते हैं अपना लकड़ी। अनुप्रस्थ इधर लिखा हुआ है, अनुप्रस्थ के साथ अपने काठ और जोड़ दो। अनुप्रस्थ काठ मतलब ऐसे इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पर लकड़ी का फट्टा कर दिया, अनुप्रस्थ काट कर दिया। ये कैसे डिग्री पर है सर? ये तो 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री का मतलब सर समकोण पर है। ठीक है सर। आगे आ जाओ। अनुप्रस्थ वाले दोस्तों मतलब 90 डिग्री में मैंने फट्टा रख दिया, यहां से चली हवा, हवा चली यहाँ पे टकराई, टकराई क्या पर? यहाँ पे टकराई, और टकरा के सीधे इसके नीचे आ गई। मतलब ये 90 डिग्री पर एक बालू का स्तूप खड़ा हो गया। तो इससे हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सिर्फ अपने को एक शब्द याद रखना है। कौन सा शब्द है? काष्ठ। इस काष्ठ को आगे जोड़ दो। अनुप्रस्थ काठ, काठ का मतलब लकड़ी, लकड़ी का फट्टा अपना खड़ा गया, हवा चली, हवा चली, लकड़ी के फट्टे के सारे 90 डिग्री पे बालू का स्तूप बढ़ गया। उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखिए अभी आगे क्या कहता है? पवनों की दिशा के समकोण पर, यह पवन चल रही है, इसके समकोण बन गया। ठीक है, आगे चलो। क्षेत्र कौन कौन सा है? क्षेत्र बनेगा इसमें अपना पुगड़, बीकानेर के चारों ओर का क्षेत्र। पुगड़ जो बीकानेर है उसके चारों का क्षेत्र। ऊपर या तो सूरतगढ़ गंगानगर में ये आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद पास ही में चूरू है, झुंझुनू है, जिलों में इसको देखने को मिलता है। अब देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ है मतलब 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री मतलब ये तो सीधी रेखा है, सीधी रेखा ऊपर ले जाओ, यहाँ ऊपर तीर का निशान बना दो। अब राजस्थान के नक्शे में ऊपर ऊपर क्या है सर? यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ पर गंगानगर है, सूरतगढ़ वाला गंगानगर, पुगड़ वाला बीकानेर। उसके बाद
चूरू यहाँ पर आ गया और झुंझुनू यहाँ पर आ गया। ये लो सर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप खत्म ही हो गया। मैंने तो एक लकड़ी खड़ी करी और मेरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप खत्म। ये लो सर आगे चलो। अवरोधी बालू का स्तूप वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे सर? अवरोधी बालू का स्तूप, किसी अवरोध क्या आ सकता है कि सर कोई झाड़ी आ सकती है, कोई पेड़ आ सकता है, किसके आगे बनते हैं? कोई झाड़ी या पेड़ आगे, मान लो ये मैंने कोई पेड़ बना दिया, यहां से हवा चली, इसके सारे क्या है, रेत इकट्ठा हुई और ये बन गया, क्या बन गया? बालू का स्तूप बन गया। इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको हम कहेंगे अवरोधी बालू का स्तूप। यहाँ पे अवरोध आ गया, पेड़ का अवरोध आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? पेड़ का अवरोध आ गया। ठीक है सर, अवरोधी बालू का स्तूप बन गया। ठीक है आगे चलो। कहां पर मिलते हैं सर? ये पुष्कर नागपाड़ में मिलता है, पुष्कर नागपाड़ में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे कि देखो अब बताता हूं आपको, जैसे कि देखो ये पुष्कर का आपने आ गया नाग पहाड़, ये अरावली क्षेत्र है, पुष्कर का नाग पहाड़ अरावली माता है। यहां से चली रेत चली और यहां पर क्या हो गया? हवा चली, यहां पर आ गया अवरोध आती क्या हुआ? बालू का स्तूप बन गया। बालू का स्तूप बना, कहां पर बन रहा है ये? अजमेर के नाग पहाड़ के आसपास, अजमेर में नाग पहाड़ के आसपास। इसे क्या कहेंगे हम? अवरोध बालू का स्तूप। मेनली कहां पर देखे जाएंगे आपको? पुष्कर नाग पहाड़ में, क्योंकि यहां पर एक तो जंगल आ जाएगा प्लस पहाड़ी आ जाएगी, इसके आसपास बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहता हमने? अवरोध। मतलब अवरोध कहां पर आएगा सर? अरावली में अवरोध आएगा। अरावली में कौन सी जगह याद रखनी है आपको? सिर्फ और सिर्फ अजमेर याद रखनी है। ये अवरोधी बालू का स्तूप कहां पर मिलते हैं सर? अजमेर में मिलते हैं। कौन से पहाड़ी के किनारे सर? नाग पहाड़ के किनारे। सर नाग पहाड़ ये हमने कहीं पढ़ा है सर? लूणी नदी यहां से निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से। क्या बात है यार, गजब, ऐसे याद होना चाहिए। पुष्कर नाग पहाड़ में मिलते हैं। ये हो गया अपने अवरोधी बालू का स्तूप। अब आगे बढ़ते हैं अपन बरखान अर्धचंद्राकार, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। बरखान है, इसको अर्धचंद्राकार कहते हैं। अब ये देखो मैंने ये पढ़ा है, इसको हटाओ, छोड़ो। ये देखो ये यहां से हवा चली और मैंने इसको, ये लो, ये क्या बन गया? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बन गया। कौन सा? बरखान। सर्वाधिक गतिशील है, सबसे ज्यादा गतिशील है भाई साहब। क्यों सर्वाधिक गतिशील है? क्योंकि ये थोड़ी सी हवा में क्या है, अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे, हवा चली, यहां से उड़ के यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अपना नया डेरा बना लिया। ठीक है, अब चलो आगे। सर्वाधिक गतिशील है, मरुस्थलीकरण के कारण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। सर ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो बालू का स्तूप पहले यहाँ पर था, अगले क्षण में वो यहाँ पर चला गया, तो ये मरुस्थलीकरण को बढ़ाएगा। नॉर्मल सी बात है, यहां से यहाँ पर मरुस्थलीकरण को बढ़ा रहा है। ठीक है सर। क्षेत्र कौन कौन से इसमें? क्षेत्र आ जाएगा तो भालेरी चूरू, ऊपर आ जाएगा सीकर अपना, एक आ जाएगा लूणकरण सर, ओशिया जोधपुर। एक बात याद है ना, वहां पर हमने टी का निशान ऊपर बनाया था, मतलब सारी जगह वहां पर ऊपर ही थी। कौन से थे? सूरतगढ़, गंगानगर, बीकानेर का कुकड़, चूरू और सीकर। यहाँ पर क्या है? भालेरी चूरू आ रहा है, सीकर भी आ रहा है, बीकानेर का लूणकरण भी आ रहा है, ओशिया जोधपुर ये नीचे आ गया और बीच में क्या आ गया? डीडवाना कुचामन। ये अपने को अच्छा याद रखना है। क्या हो गया अपना? बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। एक बात याद रखना, बरखान हो गया, अवरोध हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। अनुदैर्ध्य को छोड़कर जैसलमेर में कोई दूसरा बालू का स्तूप नहीं है, ये याद रखना। जैसलमेर में कौन सा है सर? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। कौन सा है? अनुदैर्ध्य बालू का। हवा के समानांतर बहने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य। जो कहां पर है सर? जैसलमेर में। एग्जाम में कई बार देता है कि बरखान अर्धचंद्राकार जो कि सबसे गतिशील है, ये कहां पर मिलता है? ऑप्शन में एक नाम जरूर होता है जैसलमेर, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? जैसलमेर को करते हैं और अपना आता हुआ आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या है सर? आकृति के आधार पर बालू का स्तूप, आकृति के आधार पर बालू का स्तूप जो हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।